नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगोलिया के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंगोलिया की आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चूँकि मैं जब विश्व भूगोल की जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ मैपिंग की, उसमें हम जब बात करेंगे तो लगभग सभी देश मैंने करा दिया है। तो उसी तरीके से एशिया में मंगोलिया एक छूट रहा था, तो मुझे लगा मंगोलिया भी करा देना चाहिए। इसके बाद हम रसिया की बात करेंगे और उसके बाद फिर एशिया के लगभग सभी देश मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये मंगोलिया को मैं बता दूं कि मैंने ये एक लैंड लॉक कंट्री, मतलब ऐसा देश जिसकी किसी भी समुद्री या किसी जलराशि से सीमा नहीं लगती है, लैंड लॉक है, भूमि से बाधित है, मतलब पूरी तरीके से क्या है, भूमि बाधित देश है। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी देश पढ़िए, सबसे पहले दो बातें का याद रखिए। सबसे पहले दो बातें कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि किस देश से उसकी सीमाएं लगती हैं और कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो वाटर बॉडीज़ मतलब कोई भी उसकी समुद्री सीमा वगैरह तो कोई है नहीं, तो समुद्री सीमा है नहीं, तो इस वजह से वो लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन हम देखेंगे कौन कौन से उसके आसपास कंट्री स्थित हैं, उनको भी थोड़ा देख लें। तो जब बात करेंगे तो मंगोलिया की सीमा दो देशों से लगती है। कौन कौन से देश हैं? एक है चीन, दूसरा है रूस। चीन और रूस के बीच में घिरा हुआ एक देश है। इसका उत्तरी हिस्सा जब आप देखेंगे तो आपको पर्वतीय दिखेगा और मैदानी क्षेत्र दिखेगा। दक्षिणी हिस्सा जब आप देखेंगे तो आपको मरुस्थल दिखेगा। तो मुख्य रूप से आपको मंगोलिया में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, उनके हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियों को आप समझना हो तो क्या क्या आप देखेंगे। वहाँ के पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे, नदियाँ कौन कौन सी बहती, कौन सी झीलें हैं, कौन से मरुस्थल हैं, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती, उन्हीं को आपको देखना रहता है। तो आइए देखते हैं। जब हम बात करेंगे मंगोलिया की तो देखिए नीचे का हिस्सा चीन है, ऊपर का हिस्सा क्या है, रूस है। ये रहा यहाँ का मैप में जब देखेंगे तो दक्षिणी हिस्सा जब आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा मरुस्थल है। ऊपरी हिस्सा जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पर्वत भी दिखते हैं, झीलें भी दिखती हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये हिस्सा मैदानी क्षेत्र भी पड़ता है, यहाँ पर हरियाली रहती है, हरा भरा एरिया रहता है ये ऊपरी हिस्सा। और हालांकि सर्दियों के मौसम में ये जम भी जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ की। सबसे पहले पर्वतों को देख लेते हैं। कोई भी देश पढ़िए, पर्वत जरूरी जानना। यहाँ पर देखेंगे तो अल्ताई पर्वत है, दरअसल मंगोलियन अल्ताई पर्वत है। यहाँ पर देखेंगे चाइना है, चाइना में ये अल्ताई शान अपने ना, तो अल्ताई पर्वत, ये वही अल्ताई पर्वत है, इसको याद रखिएगा। अल्ताई, ये अल्ताई पर्वत है। अब इसमें और भी जब देखेंगे तो कौन कौन से पर्वत हैं, एक है खनगई पर्वत। कौन सा पर्वत? खनगई पर्वत। मध्य, बिल्कुल मध्यवर्ती एरिया में देखेंगे, मध्य थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, खनगई पर्वत है, ये आपको दिखेगा खनगई पर्वत। और खनगई पर्वत से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी निकलती है यहाँ की, इसको बोलते हैं सेलिंग नदी। सेलिंग नदी यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है जो निकलती तो खनगई पर्वत से आगे जाकर के रूस की सबसे बड़ी झीलों में से एक, जिसको हम बैकॉल झील बोलते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील है, वहाँ पर जाकर उस नदी में ये, उस झील में ये मिल जाती है। देखिए खनगई पर्वत से, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, लेकिन वो अब नहीं जानना है। खनगई पर्वत से ये नदी निकलने के बाद में बैकॉल झील में ये जाकर के मिल जाती। झील का, नदी का नाम है सेलिंग नदी, सेलिंग नदी है। और भी यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ का फेमस पर्वत है, इसको बोलते हैं खेनती पर्वत। कौन सा? खेनती पर्वत। देखिए ये आपको दिख रहा है ये। अब ये ऊपर चलेंगे रूस में, तो रूस में यहाँ पे सयान पर्वतमाला वगैरह भी है, वो आपको नहीं जानना है, वो हम जब रूस बात करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो ये तो गई बातें पर्वतों की। झीलों की बात करेंगे तो उव्स्क, UVS, उव्स झील है। और ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, खोब्सगोल लेक है, ख्यारगास झील है। तीन मुख्य झीलें हैं जिनको याद रखेगा, UVS लेक और खोब्सगोल लेक, ख्यारगास झील। अलग अलग नाम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये मंगोलियन भाषा में लिखे हुए सब नाम हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। देखिए तीन झीलें हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। उव्स झील आ सकता है तो उव्स झील याद रखेगा, खोब्सगोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गई झीलों की बात। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं। पर्वत श्रृंखलाएं मरुस्थल पड़ते हैं। मरुस्थल की बात करेंगे तो पूरा जो दक्षिणी मंगोलियाई का पूरा क्षेत्र जो आप देखेंगे वो पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा मरुस्थल है। मरुस्थल भी कैसा है? शीत मरुस्थल है। कैसा? शीत मरुस्थल है, पूरा शीत मरुस्थल पड़ता है। शीत मरुस्थल की बात करेंगे तो चूंकि ये वाला हिस्सा आप देखें तो मरुस्थल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी, हालांकि आप ऊंचाई पर जाएंगे तो बर्फ़ वगैरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब पूरी तरीके से शुष्क बर्फ़ जो होती है ना, शीत मरुस्थल में से आता है। प्रश्न आता है कि गोबी कैसा मरुस्थल है, तो गोबी शीत मरुस्थल का उदाहरण है। इसमें याक वगैरह रहते हैं, आप जान रहे हैं याक, तो याक वगैरह रहते हैं। और देखेंगे दुनिया के दूसरे नंबर पर आबादी जो याक की वो यहीं पर पाई जाती है, मंगोलिया में ही, तो उसको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। उत्तरी हिस्सा जब देखेंगे तो उत्तरी हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
कि इस हिस्से में आपको स्टेपी घास के मैदान भी दिखेंगे, यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखेंगी, हरी हरियाली भी दिखेगी, सब कुछ यहाँ पर उत्तरी हिस्से में देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो संकेंद्रण हमें मंगोलिया में देखने को मिलता है वो उत्तरी मंगोलिया में ही मिलता है, क्योंकि किसी भी जीवधारी को जीने के लिए दशाएं अनुकूल परिस्थितियां जो आप देखेंगे तो वो क्या होता है, पानी होता है। और पानी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रहने के लिए है कि नहीं है, और खाने के लिए भोजन वगैरह आपको अच्छी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यही सब चीज़ें होती हैं। तो अब देखेंगे तो इसमें आप जब देखें तो इस क्षेत्र में झीलें भी हैं, पानी की भी उपलब्धता है, और देखेंगे तो घास के मैदान है, तो वहाँ पे जो पशु वगैरह रहते हैं तो उनकी चराई वगैरह घास के मैदान में हो जाती है। तो और उनसे क्या होता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह की भी मिल जाता है, और बाकी आप देखेंगे तो पशुओं को मांस वगैरह भी खाने के लिए मिल जाता है लोगों को। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर खेती वगैरह भी हो सकती है, सभी चीज़ें होती हैं। तो इस एरिया में घास के मैदान वगैरह पाए जाते हैं, तो इस एरिया को आप ध्यान दीजिएगा। ये उत्तरी मंगोलिया का क्षेत्र है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। उलान बटोर को आप देखेंगे तो ये यहीं पर स्थित है उलान बटोर, और उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी भी है और विश्व की सबसे शीत या कहें ठंडी, शीत कहें या ठंडी राजधानी भी है। तो याद रखिएगा दोनों बातें सेम है, शीत कहिए चाहे ठंडी कहिए, विश्व की सबसे ठंडी राजधानी उलान बटोर ही है। सर्दियों में टेम्परेचर -30 के ऊपर तक निकल जाता है, तो उलान बटोर है। और एक खास मैं बात बता दूं कि ये जो आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक पढ़ते हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तो जाता है। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग रूस का हिस्सा, यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से इसका मार्ग जो है इस तरीके से जाता है, और आप देखेंगे आगे यहाँ पर व्लादिवोस्टॉक पड़ जाएगा यहाँ पर। तो दरअसल ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा मंगोलिया भी आता है, एक हिस्सा बीजिंग भी आता है, उत्तर कोरिया भी जाता है। तो ये वाला हिस्सा आप याद रखिएगा, यहीं से एक शाखा जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक की कहाँ पर आती है, मंगोलिया में भी आती है। तो देखिए जान दीजिएगा मंगोलिया में भी ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक की एक शाखा यहाँ पर आती है। मतलब आप सेंट पीटर्सबर्ग से बैठिए और आप मंगोलिया भी आ सकते हैं। तो मंगोलिया और इन दोनों देशों के बीच में आप देखें तो रेलवे के जरिए आवागमन है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप चीन देख रहे हैं तो चीन ये हो गया, चीन के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कजाकिस्तान, इसके जरिए भी आप इधर आ सकते हैं। लेकिन हालांकि वो उतना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक के जरिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी उलान बटोर को मैंने बता ही दिया सबसे स्थित है। दूसरी सबसे स्थित कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना या नूर सुल्तान, बात एक ही है, वो दूसरी नंबर पर सबसे ठंडी राजधानियों में से एक है। तो ये रही मंगोलिया की खास बातें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ की। और भी मैं बता दूं कि साइक्लोन की एंटी साइक्लोन की स्थिति में यहाँ पर मौसम साफ रहता है। एंटी साइक्लोन साइक्लोन का ठीक उल्टा क्या होता है कि जब हवाओं का प्रेशर बाहर की ओर हो तो हवाएं क्या होती है, बाहर की ओर जब जाती हैं तो उससे क्या होता है, साफ मौसम का संकेत देते हैं। एंटी साइक्लोन की स्थिति यहाँ पर बनती भी है, तो उसको भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। बाकी की जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, उलान बटोर, पर्वत श्रृंखलाएँ। बाकी चंगेज खान यहाँ का प्रमुख शासक हुआ करता था, चंगेज खान। चंगेज खान का जो बचपन का नाम तेमुचिन था, और कह सकते हैं इसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि परिवार के लोगों का अपहरण, ऐसी स्थितियां बार बार इसके परिवार में देखने को मिलती थी। इस वजह से ये शुरुआत से आक्रांता के तौर पर था और छोटी छोटी जातियों को मिला करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है, और इसका साम्राज्य यूरोप तक और भारत में भी देखेंगे तो उत्तरी भारत तक आप देखेंगे तो पूरा ये साम्राज्य बना लेता है। इल्तुतमिश के काल में आप देखते हैं कि मंगोलों का आक्रमण हमें देखने को मिलता है। आक्रमण जब मंगोलों का होता है तो उस टाइम पे भी आप देखे होंगे कि चंगेज खान का नाम हमें इतिहास के पन्नों में भी देखने को मिलता है। और देखेंगे जितना बड़ा साम्राज्य इसने बनाया था उतना बड़ा साम्राज्य किसी का उस टाइम पे बन नहीं पाया। आगे चल करके देखेंगे चीन से युद्ध के दौर में आप देखेंगे तो करीब 6-7 पीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर मंगोलों का आपस में लड़ करके छोटे छोटे भागों में विभाजित होना, आगे चल करके चीन द्वारा पूरा कब्जा कर लेना। और इसमें आप देखेंगे तो आसपास के जो जातियां रहती हैं वो सब मंगोलों की या कहें चंगेज खान की वंशज हैं। चाहे सयान पर्वतमाला की तलहटी में रहने वाली एक जाति है, जनजाति यहाँ पर, जिसको बोलते हैं टूवन। टूवन भी मंगोलों की एक प्रजाति है। बाकी देखेंगे तो जो ये जब मंगोलिया दिख रहा है, मंगोलिया के ऊपर इस वाले क्षेत्र में रूस का ही पार्ट है। यहाँ पर ही बचपन जो है कह सकते हैं चंगेज खान का बीता। आगे चल करके तो उसने एम्पायर खड़ा कर दिया, यूरोप तक उसने काफ़ी बहुत दूर तक एरिया में विजय उसने की थी।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।